जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, आपके कंबाइंड स्ट्रेसेस हमारी लगती है जिसमें डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारी आती हैं। ये कहाँ पर आती हैं? सपोज ये आपके पास क्या है, कोई कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम पर यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है, ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है, और इस कॉलम पर ये हमारा लोड लगा हुआ है। अगर हम इसका ऊपर से टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू देखने पे कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये सेंट्रोइडल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से किसी डिस्टेंस ई पर मान लो कि कोई हमारा लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं अपना साइड से और ये देख रहे हैं हम टॉप से। तो यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा ऊपर से लोड आ रहा है कॉलम पे, तो इस ऊपर से लोड आ रहा है तो इसकी वजह से एक तो स्ट्रेसेस आएंगी हमारी, जिसको हम बोलेंगे अपनी डायरेक्ट स्ट्रेसेस। किसको बोलेंगे हम? अपनी डायरेक्ट स्ट्रेस। दूसरा क्या है हमारे पास, ये अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस से ई डिस्टेंस पर लोड लग रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक मोमेंट आएगा जो कि पी इंटू ई का मोमेंट होगा। तो इसकी वजह से हमारी कौन सी होंगी? बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसकी वजह से हमारी कौन सी होंगी? बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो दो तरीके की स्ट्रेसेस हमें देखने को मिल रही हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस। और हमारी कुछ कंबाइंड स्ट्रेसेस भी होती हैं, वो हमारा एक होता है अलग से होता है जिसमें हमारा बेंडिंग एंड टॉर्जन होता है, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन, वो अलग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर हमारी डायरेक्ट स्ट्रेसेस की बात कर रहा है और बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, the ratio of moment of inertia of a section about its centroidal axis to the distance of the extreme fiber from the centroidal axis is called। हमको रेशियो बताना है, किस किस का रेशियो बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और साथ में जो हमारे पास डिस्टेंस है सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस है एक्सट्रीम फाइबर तक की। अगर सपोज ये हमारे पास कोई सेक्शन है और ये हमारी इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो इस सेंट्रोइडल एक्सिस से लेकर के एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस को हमने सपोज कितना ले लिया? वाई। तो ये वाई हमारे पास एक डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये जो वाई है, इन दोनों डिस्टेंस के इसका जो रेशियो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जेड बोलते हैं। और जेड जो होता है हमारे पास, ये सेक्शन मॉडुलस होता है। जेड जो होता है हमारे पास, ये सेक्शन मॉडुलस होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, चलिए, ये मैंने आप लोग को बेंडिंग और शियर स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट में भी बता रखा है लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सेक्शन मॉडुलस क्या हो गया आप लोग के पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो आपकी एक्सट्रीम सेंट्रोइडल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक की जो डिस्टेंस है, जिसको हमने वाई लिया हुआ है, वो हमारे पास हो गया। एक्चुअली में ये जो ये होता है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस से लेकर के एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस जो होती है वाई, इसको हम वाई मैक्सिमम अपना बोलते हैं। कि हम अगर हमको मैक्सिमम डिस्टेंस इसको अपना लेना होता है, चाहे वो अब कंप्रेशन जोन में हो या टेंशन जोन में हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू बीम्स, वन ऑफ सर्कुलर सेक्शन एंड अदर ऑफ स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, हैविंग इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इफ़ सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, और हमारा दोनों पे क्या लगा हुआ है? बेंडिंग लगा हुआ है। यानी कि एक हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, एक हमारे पास स्क्वायर सेक्शन है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और एक हमने दोनों पे क्या लगाया हुआ है? बेंडिंग लगाया हुआ। तो बताना कौन सा सेक्शन इकोनॉमिकल होगा। अब सर हम किस बेस पे जज करें कौन सा सेक्शन इकोनॉमिकल होगा? एक तो हो गया रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट, कि आप रट्टा मार लो कि भाई ये सेक्शन इकोनॉमिकल होगा। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम किस बेस पे उसको जज करें कि वो इकोनॉमिकल होगा। तो हम जज करते हैं अपना सेक्शन मॉडुलस के बेस पे। किसके बेस पे? सेक्शन मॉडुलस के बेस पे। तो हम अपना सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, जेड। जेड सर्कुलर कह दे रहे हैं इसको। हम अपना स्क्वायर सेक्शन का हम सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं, जिसको हम जेड स्क्वायर कह दे रहे हैं। तो जिसका भी हमारा सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा आएगा, वो हमारे पास इकोनॉमिकल होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन हमारे पास होगा। तो जब आप दोनों को कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर का और सर्कुलर का, तो देखते हैं कि स्क्वायर जो सेक्शन है उसका जो सेक्शन मॉडुलस आता है वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर। तो इसलिए स्क्वायर सेक्शन क्या होता है? ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि स्क्वायर सेक्शन इज़ मोर इकोनॉमिकल देन द सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, अब हम देखिए, अब आप कहोगे सर हमें कैलकुलेट करके दिखाओ सेक्शन मॉडुलस स्क्वायर का कैसे निकालेंगे और सर्कुलर का कैसे निकालेंगे। तो सेक्शन मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है आई अपॉन वाई। थोड़ा सा पेशेंस करो, अगला जो कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें मैंने आप लोग को कैलकुलेट करके दिखा रखा है, लेकिन क्वेश्चन उसमें कुछ और कह के दिया, तो वो भी हम देख लेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसमें आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लिच्ड बीम। हमारे पास एक फ्लिच्ड बीम है, उस फ्लिच्ड बीम को लेकर के हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो फ्लिच्ड बीम का दूसरा एक और नाम होता है सर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट बीम। क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट बीम।
अब इसमें खास बात क्या होती है, फ्लिच्ड बीम में कंपोजिट बीम में, ये टू और मोर मटेरियल से मिलकर के बना होता है। टू और मोर मटेरियल्स के साथ क्या है, ये हमारा बना हुआ होता है। कौन बना हुआ होता है? फ्लिच्ड बीम। तो याद रखेंगे फ्लिच्ड बीम दो और दो से ज़्यादा मटेरियल्स का हमारे पास बना हुआ होता है। क्लियर हुआ इतनी चीज़? तो अब हम बात करते हैं वन बाई वन एक एक चीज़ की फ्लिच्ड बीम में। सबसे पहला पॉइंट हमको क्या बोला? अ फ्लिच्ड बीम हैज़ अ कंपोजिट सेक्शन मेड अप ऑफ टू और मोर मटेरियल joined टूगेदर इन सच अ मैनर दे बिहेव्स एज अ यूनिट पीस एंड ईच मटेरियल बेंड्स टू द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है कि फ्लिच्ड बीम जो होता है कंपोजिट सेक्शन होता है, और जिसमें जो हमारे पास जो मटेरियल लगे हुए होते हैं वो बिल्कुल एकदम यूनिट पीस की तरह होते हैं। मटेरियल तो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे एक ही टाइप के, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, एकदम यूनिट पीस में होते हैं। साथ में अगर आप उनको बेंड करो तो बेंड करने के बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी दोनों की सेम आनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम उनको बेंड करें तो दोनों ही मटेरियल क्या सेम रेडियस के साथ जो है वो बेंड होने चाहिए। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लिच्ड बीम इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। मान लो हमने फ्लिच्ड बीम बनाया, हमने ये रखा अपना वुड और ये रखा हमने आयरन, और मान लो और इधर भी हमने क्या रखा? आयरन। तो दोनों साइड में आयरन है और बीच में वुड है, तो ये फ्लिच्ड बीम हो गया आयरन और वुड से मिलकर के बना हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, इस पूरे बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो वो इक्वल होगा आयरन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस के वुड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे और जो वापस हमको मिलेगा वो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा किसका? कंबाइन का। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है फ्लिच्ड बीम आर यूज्ड व्हेन अ बीम ऑफ वन मटेरियल इफ़ यूज्ड अलोन वुड बी रिक्वायर अ क्वाइट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। हम फ्लिच्ड बीम तब बनाते हैं जब मान लो कि हमारे पास एक मटेरियल का हम बीम बनाना चाह रहे हैं और वो एक मटेरियल का बीम जो है हमारे पास उसका सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। सेक्शन बड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है इतनी। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उस सेक्शन को छोटा करने के लिए हम वहाँ पे फ्लिच्ड बीम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे और स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज़ करके दो मटेरियल को कंबाइन करके एक बीम बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सेक्शन होता है हमारा वो कम हो जाता है, ओवरऑल एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फ्लिच्ड बीम से रिलेटेड हमारे पास तीनों पॉइंट ही सही हैं, 1 2 3, और इम्पोर्टेंट है। जनरली हम इसको थ्योरी में नहीं कवर कर पाते फ्लिच्ड बीम को, तो ये हमें बहुत अच्छा हमारे पास एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, क्वेश्चंस होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपना फ्लिच्ड बीम को कवर करने में। और देखो ये क्वेश्चन आपका OPSC AE में पूछा गया है 2019 में। इतना आसान क्वेश्चन AE में पूछा गया है तो भाई JEE में तो डेफिनेटली आपका ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? इन कंबाइंड स्ट्रेस थ्योरी kern of a section is that area of the cross section where upon loading there is no tension anywhere in the cross section, so the kern of I section is। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन डिज़ाइन करा है। सबसे पहले तो हमको कर्ण को डिफाइन कर दिया कि कर्ण होता क्या है। कर्ण को हमको डिफाइन कर दिया कि कर्ण होता क्या है, जिसको हम अपना कोर भी बोलते हैं। एक्चुअली में कर्ण या कोर भी हम उसको बोलते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दे दी कितने अच्छे से। फिर हमसे ये भी पूछ लिया कि आई सेक्शन का कर्ण बताओ कैसा होगा। तो कर्ण क्या होता है सर? कर्ण होता है कि मान लो कि हमारे पास कंबाइंड स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये हमारे पास बीम है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो एक इसके अंदर एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर लोडिंग हमारी आ रही होती है। लोडिंग आने के बाद कुछ लोडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उस बीम में किसी भी तरीके की उस कॉलम के अंदर किसी भी तरीके की टेंशन ना हो, किसी भी तरीके की टेंशन ना हो, नो टेंशन, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं आनी चाहिए। तो वो जो जोन कहलाता है हमारे पास वो कर्ण जोन कहलाता है। अब अलग अलग शेप के कॉलम्स के लिए कर्ण की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए उसने हमसे पूछा है कि आई सेक्शन के लिए कर्ण की शेप बताओ। तो आई सेक्शन के लिए जो कर्ण की शेप होती है वो कैसी होती है? रोम्बस होती है। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर हमें रेक्टेंगुलर के लिए बताओ, हमें सर्कुलर के लिए बताओ कि कैसी शेप होती है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो चलो हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो हमारी कर्ण की शेप होती है वो भी रोम्बस होती है। स्क्वायर के लिए स्क्वायर होती है, सर्किल के लिए सर्किल होती है, और आई सेक्शन के लिए रोम्बस होती है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन करके आता है। जब आप इसको बनाते हो तो कुछ इस तरीके से रोम्बस हमारे पास बन के आता है। ये सेक्शन हमारे पास वो कर्ण सेक्शन होता है। अगर इस एरिया के अंदर अगर हमारी लोडिंग होती है तो इसमें किसी भी तरीके की टेंशन नहीं आती। तो ये पूछता है डायमेंशंस, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सर्कुलर सेक्शन है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, तो उसमें कर्ण का जो डाया होता है वो कितना होता है? D/4। और कर्ण की शेप कैसी होती है? सर्कुलर।
रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के केस में जो कर्न होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, b/3 मल्टीप्लाई बाई d/3, और रोम्बस क्या होती है, उसकी शेप होती है। होलो सर्कुलर सेक्शन है तो होलो सर्कुलर सेक्शन के केस में जो डाया होता है कर्न का वो d² प्लस के d² आउटर प्लस के इंटरनल डायमीटर अपॉन 4d, ये होता है, उसकी शेप जो होती है वो सर्कुलर होती है। बचा स्क्वायर सेक्शन, तो स्क्वायर सेक्शन में जो आप लोग का ये आप लोग के पास होता है रोम्बस, तो रोम्बस होता है तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या बन के आता है, d/3/d/3, तो ये आपके पास स्क्वायर आता है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर सेक्शन आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज़ ऑलवेज लीस्ट विद रेस्पेक्ट टू। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर सपोज ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगुलर सेक्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, इसके बेस के अबाउट आप निकाल सकते हो, इस एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, इस x11 के अबाउट आप निकाल सकते हो। तो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, लेकिन उसने बोला है कि कौन सी वो एक्सिस होती है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो वो लीस्ट आए, कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको देखने को मिले, तो वो हमारे पास होती है सेंट्रल एक्सिस। जब भी आप किसी भी शेप पर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो वो आपको मिनिमम देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ट्रू इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर बीम सब्जेक्टेड टू इक्वल बेंडिंग। देखिए क्वेश्चन आ गया, एक स्क्वायर, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जो बताया था, एक स्क्वायर सेक्शन है, एक सर्कुलर सेक्शन है, उनमें हमसे कह रहा है कि दोनों हमारे पास सेम एरिया है, उनका क्रॉस सेक्शन है और हमें बेंडिंग लगाया गया, तो इनमें से कौन सा सेक्शन इकोनॉमिकल होगा। तो देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने आपको बताया स्क्वायर वाला सेक्शन जो होगा वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो स्क्वायर सेक्शन है उसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है सर्कुलर वाले सेक्शन, सर्कुलर वाला जो सेक्शन है उसके सेक्शन मॉडुलस से। अब क्यों ज़्यादा होता है सर, हमको तो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो भाई, एक तरफ हमने ले लिया अपना स्क्वायर, अब जो हमने स्क्वायर सेक्शन लिया उसकी हमने साइड ली एस, क्या साइड ली एस, और हमने सर्कुलर सेक्शन लिया उसकी रेडियस कितनी ली आर। अब हमको मालूम है दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया क्या सेम है, क्वेश्चन में बोला दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों का एरिया सेम है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया एस स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा तो π/4 डी स्क्वायर, और डी कितना हो जाएगा आर ये, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डाया कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा ना, तो 2r का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इन दोनों में रिलेशन निकाला, तो जो स्क्वायर की साइड आई है वो r√π आई है, r√π, ये हमारे पास आई है, क्लियर है। चलिए अब हम निकालते हैं सेक्शन मॉडुलस, सबसे पहले स्क्वायर का सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I/Y, तो I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो हमारे पास जो स्क्वायर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास, अगर हम बात करें तो साइड की पावर 4/6, और y कितना होगा तो y होगा नहीं 12, और y कितना होगा s/2, जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा s³/6, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा फॉर्मूला s³/6, तो s अभी हमने निकाला ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, 6 ये आएगा, तो सोल्व करके ये आया। इसी तरीके से सर्किल का निकालेंगे, तो सर्किल का सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो वो कितना आएगा I/Y, I कितना होता है तो पाई d⁴/64, और y कितना होता है तो d/2, तो 2 से कटा 32 टाइम्स ये कटा, तो पाई d³/32, तो पाई d³/32 ये आएगा। अब हमको मालूम है यहाँ पे d = 2r होता है, डाया है ना, तो यहाँ पे 2r होता है, तो इसकी जगह हमने 2r रखा तो 8r³ आ गया, तो सोल्व करने के बाद ये आएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो जरा ध्यान से, इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो तुम ये पाओगे कि जो z है उस z जो स्क्वायर सेक्शन, जो सेक्शन मॉडुलस है स्क्वायर सेक्शन का वो ज़्यादा है किससे, जो सेक्शन मॉडुलस है सर्कुलर सेक्शन का। देखो ये 0.78 है, ये 0.92 है, तो स्क्वायर वाला ज़्यादा हुआ कि नहीं। और मैंने आपको बताया था जिस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा वो हमारे पास ज़्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन होगा, क्लियर है, वही हमारे पास ज़्यादा लोड को भी कैरी कर सकता है, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कोर इज़ अ जोन इन विच स्ट्रेस आर प्योरली। तो कोर मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, कोर या कर्न, क्वेश्चन में भी डेफिनेशन दी हुई थी, एक ऐसा जोन होता है जिसमें अगर आप लोडिंग लगाओ तो किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होनी चाहिए, नो टेंशन। तो ये चीज़ तो हमको मालूम है सर, टेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर टेंशन नहीं होनी चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, तो भाई टेंशन नहीं होनी चाहिए तो फिर कंप्रेशन होना चाहिए। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कोर जो होता है वो जोन होता है जिसमें प्योरली क्या आता है आपका कंप्रेशन आता है, लोड लगाने के बाद प्योरली कंप्रेशन आता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BPSC AE में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए आई होप आप लोग को क्वेश्चंस तो क्लियर हो रहे होंगे ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ वर्टिकल वॉल ऑफ सर्कुलर बंकर, हमारे पास सर्कुलर बंकर है और उसकी वर्टिकल वॉल्स हैं, इस सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर, उन पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाओ। बंकर मतलब समझते हो ना, बंकर मतलब होता है, आपने देखा होगा वो देखिए मूवी, आर्मी वाली मूवी होती है, तो आर्मी वाली मूवी में क्या है, आपने देखा होगा वो आर्मी के जो जवान होते हैं तो वो बंकर बना लेते हैं, अंडरग्राउंड क्या बना लेते हैं, बंकर मतलब एक तरीके की वो बना लेते हैं, अंदर गुफा टाइप की, छोटी सी गुफा टाइप की बना लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं वो, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंकर बोलते हैं। तो जो बंकर है वो हमारे पास कैसा सर्कुलर बंकर है। सुना हो आपने बंकर होते हैं यार, अगर आपने नॉर्मली मूवी तो देखी होंगी ना, उसमें सुना होगा। तो बंकर जो होते हैं हमारे पास, उसकी वर्टिकल बॉल हैं, और वर्टिकल बॉल जो हैं बंकर की, वो हमारे पास सब्जेक्टेड है हॉरिजॉन्टल प्रेशर, उन पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाया गया ड्यू टू कोल्ड स्टोर्ड टेरिन, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड स्टोर टेरिन है उसकी वजह से। द वॉल ऑफ बंकर इज़ डिज़ाइन फॉर, तो हमें जो वॉल है बंकर की वो किसके लिए डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, तो कुछ इस तरीके का बंकर, उसने सर्कुलर बंकर की बात करी तो हमने देख लिया, और कोल जो एग्जर्ट कर रही प्रेशर वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा किसके लिए, एक तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुप स्ट्रेसेस आएंगे तो हुप टेंशन के लिए, और साथ में हमारे पास कुछ ना कुछ बेंडिंग भी देखने को मिलेगी तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो इन दोनों के लिए हमको क्या है, डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो MPPSC AE का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो यहाँ पर रिजल्टिंग फोर्स है हमारे पास, एक्ट आउटसाइड ऑन द वॉल प्रोड्यूसिंग बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो आउटसाइड फोर्स लग रहा है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस को प्रोड्यूस करेगा, देयर फोर शुड बी डिज़ाइन फॉर हुप टेंशन के लिए और बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम उसको अपना डिज़ाइन करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कोर ऑफ द होलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, हमें होलो सर्कुलर सेक्शन का इंटरनल 60 mm दिया हुआ, एक्सटर्नल जो है वो 80 mm दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना, कोर बताना है। तो कोर में का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सर्कुलर सेक्शन के केस में जो कोर का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो कितना हो जाएगा, 80 का फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, दोनों वैल्यू हमको पता है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.62 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। तो 15.62 इसमें से किसी में नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट ऑफ फ्लैट बार, हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं माइल्ड स्टील पर, जनरली हम अपना करते हैं माइल्ड स्टील का हम टेंसाइल टेस्ट अपना पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेंसाइल टेस्ट किया हमने वो फ्लैट बार के ऊपर किया ऑफ लो कार्बन स्टील, और उसमें भी कार्बन कैसा हमारा कम है, विद पॉलिश्ड सरफेस, और पॉलिश सरफेस है। द ल्यूडर्स लाइन्स ऑन द फ्लैट साइड ऑफ द स्पेसिमेन इंडिकेट दैट द फेलियर ऑफ, जो हमारे पास ल्यूडर लाइन होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेलियर्स देखे होंगे जब आपके पास, जैसे कि आप टेंसाइल फेलियर करते हो, जब आपके पास कोई एक रोड होती है सिंपल सी, और जब उस पर आप टेंसाइल लोड लगाते हो, तो टेंसाइल लोड जब लगाते हो तो डक्टाइल मटेरियल होता है, और इसका जो फेलियर होता है वो कुछ इस तरीके का फेलियर होता है, कुछ इस तरीके का फेलियर हमारे पास निकल करके आता है। अगर आप एनालिसिस कर रखो अच्छे से, मैंने वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट वाले कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं कप एंड कोन फेलियर। तो जब हमारे पास डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगता है तो फेलियर जो होता है कप एंड कोन फेलियर होता है। इसी तरीके से जब हमारे पास क्या होता है, ल्यूडर लाइन शो होती है, तो कप एंड कोन फेलियर किसको बता रहा है, डायरेक्ट टेंशन को। वैसे ही जो ल्यूडर लाइन होती है जो हमारी फ्लैट बार पे बनती है, तो वो बताती है शियर फेलियर को। किसको बताती है, शियर फेलियर को। तो याद रखेंगे, जो आपका टेंसाइल टेस्ट अगर फ्लैट बार पर करा जा रहा है तो उसमें जो ल्यूडर लाइन बनती है वो शियर फेलियर को बताती है। तो इंडिकेट द शियर फेलियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, फैक्ट है, बस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज, तो सेक्शन मॉडुलस तो आपको मालूम है सर, M/I इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन